हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ मेंटोर जी पर साइंस का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। बच्चों, आज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए रिवीजन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज द वन शॉट वीडियो फ्रॉम साइंस ऑफ क्लास 10th. And regarding this, we are going to start the first chapter of physics, very first chapter, and that is light, reflection and refraction. तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं और इसके बेसिक प्रायोरिटीज को समझते हैं एक पूरी वीडियो के साथ और बड़े ही आसान और मजेदार तरीके से विद क्वेश्चन रेफरेंस। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मीनिंग को बेटा समझते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट बेसिस ऑफ दैट। देखिए जी, सपोज दिस इज अ सरफेस। एक सरफेस से इसकी शुरुआत करते हैं हम। सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये दो मीडिया है। सपोज करिए ये एयर है और ये ग्लास है, और इसके ऊपर एक लाइट रे स्ट्राइक करती है। आप जानते हैं दैट इज नेम्ड एज इंसिडेंट रे। सो दिस इज नेम्ड एज इंसिडेंट रे। नाउ हमने डाल दिया एक नॉर्मल, दैट इज द परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। अब हम बात करते हैं एंगल की। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं आई। आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी। एंड अब यहां से दो स्थिति बनेंगी बच्चों। पहली स्थिति यह बनेगी कि इसका कुछ हिस्सा, पार्ट इस रे का इसी मीडियम में वापस हो जाएगा, सेम मीडियम में। ठीक है, इस लाइट रे का कुछ हिस्सा सेम मीडियम में ही वापस हो जाएगा, और इस सेम मीडियम में वापस होने वाले हिस्से को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसका जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा, इसका जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। That is named as angle of reflection, and that ray is named as reflected ray. तो बच्चों हमने क्या सीखा? जब भी कोई रे किसी भी मीडियम इंटरफेस पर, यानी कि दो मीडियम के बीच के एक हमने इमेजिनरी इंटरफेस मान लिया, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तब उसका कुछ हिस्सा उस रे का उसी मीडियम में वापस हो जाता है और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे स्ट्राइक कर रही है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो एंगल बनता है नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच में, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर इसका बचा हुआ हिस्सा, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रे ट्रेवल टू डिफरेंट मीडियम। अब
वो डिफरेंट मीडियम में जो जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, एंड दैट इज नेम्ड एज रिफ्रैक्शन। तो मीडियम अगर चेंज होता है लाइट का, इंसिडेंट रे सेम मीडियम में जाती है तो दैट इज नेम्ड एज रिफ्लेक्शन। और अगर इंसिडेंट रे का कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में पार होता है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब इसी तरीके से जो ये एंगल बना नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हियर आर दूसरे मीडियम के बेसिस पर, यहां तो हुआ सेम मीडियम, सेम मीडियम में होगा तो आर को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर डिफरेंट मीडियम में होता है सो दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली जरूरत जो अभी आपके सामने मैंने ये रखी कि व्हाट इज एक्चुअली रिफ्रैक्शन और व्हाट इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या, इनके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, और इनका सभी के डायग्रामेटिक व्यू को हमने समझा। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेंशन। अब मैं इसका क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं बच्चों, आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में शेयर स्टोर करें, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, कि हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू कोरिलेट विद दिस क्यूआर कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके मीनिंग को समझा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब आप देखेंगे यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि जो लाइट रे है उसको दो तरीके से माना गया है। उसको पार्टिकल नेचर भी माना गया है और उसको वेव नेचर भी माना गया है। तो इसको हम कहते हैं डुअल नेचर। सो दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट रे। लाइट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि इस तरीके से आप मानकर चले वेव फॉर्म में, और लाइट इज आल्सो इन द स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर वो ट्रेवल करती है। तो ये हमें 20th सेंचुरी के आसपास, इसकी बिगिनिंग में हमें इसके बारे में जानकारी पूरी मिली, कि जिसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी है और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स भी है। तो दोनों बेसिस पर हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एज वेल एज द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच यू नीड टू नो फॉर एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यू के लिए आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड। तो ये साथ के साथ बेटा मेंशन करना, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और बाकी ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें तो बड़ी कॉमन सी है भाई, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जनरेट करते हैं, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। और जो दूसरे की लाइट से अपने आप को ग्लो कर पाते हैं वो नॉन ल्यूमिनस हो गए, जैसे कि आपका सन, मून हो गया। मून क्या है, अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट दिन भर एब्जॉर्ब करता है और उसको फिर रात को, चांदनी रात जिसे हम कहते हैं, चांदनी जो है वो बेसिकली चांद से जो निकली हुई है, दैट इज द, इसलिए मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और उसी तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट फिनोमिनन, ये सभी बड़ी कॉमन चीजें हैं, यू ऑल नो, ये आप जानते ही हैं, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो उसके लिए नो नीड टू गो थ्रू दैट। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए रिफ्लेक्शन के दो लॉज, जिसे आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दीज आर नॉट द न्यू वन। फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस आई इक्वल टू आर। सेम मीडियम की बात हो रही है अब, सेम मीडियम, मीडियम इज सेम, मीडियम में कोई चेंज नहीं है,
जिस मीडियम में लाइट रे स्ट्राइक करी है उसी मीडियम में वो वापस हो गई है। अब मैक्सिमम वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सरफेस के ऊपर जो दो मीडियम को एक दूसरे से अलग कर रही है उस सरफेस के ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं। उस पॉलिश करने की वजह से उसका मैक्सिमम हिस्सा एज इट इज पास आउट हो जाता है, तो इसलिए उसमें वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि रे जो है वो नेक्स्ट मीडियम में या दूसरे मीडियम में पास होगी नहीं, उसका मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको पॉलिश किया जाता है। तो यहां पर हम पॉलिश्ड सरफेस के बेसिस पर बात करेंगे तो वहां पर केवल और केवल रिफ्लेक्शन ही होगा, इस चीज को ध्यान रखें आप। इंसिडेंट रे अभी मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने लाइट को स्ट्राइक करा ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में अब आप देखेंगे इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे। उसके बाद इसका नॉर्मल, नॉर्मल हो गया जी आपका ये, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। एंड देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। आप देख रहे हैं तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है, जिसको मैं येलो से आपको दिखा रहा हूं। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेजेस की प्रॉपर्टीज आप छोटे बेसिस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला के जी देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल और इरेक्ट को सिंपल सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि जो भी इमेज इरेक्ट होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, और जो भी इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी वो हमेशा रियल होगी। और रियल इमेज वी कैन गेट ऑन स्क्रीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बस आपको दिमाग में रखना है। अगर स्क्रीन वर्ड यूज हो रहा है, जो आपकी इमेज है वो स्क्रीन पर बन रही है, सो दैट मस्ट बी इन्वर्टेड एंड रियल। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नेवर बी डेवलप ऑन स्क्रीन। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जितनी लंबाई चौड़ाई हमारी कद काठी है, सेम हमें उसी तरीके की इमेज दिखाई देगी। सो इमेज इज टोटली सेम। द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। जितनी दूर आप मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर आपको इमेज महसूस होगी। तो ये दो बड़े कम इंपॉर्टेंट फीचर हैं। और तीसरा फीचर जिसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जिसमें कि आप देखेंगे जो अगर आप राइट हैंड में आपके हाथ में कोई चीज है तो आपको मिरर में वो लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको ध्यान में रखना है। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस बेसिस वी हैव डन। अभी तक हमने तीन वैल्यू पॉइंट्स को समझा। सबसे पहले हमने समझा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, फिर हमने उनके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा, फिर हमने वेव की पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को यानी कि ड्वेल्व नेचर को समझा, और फिर अब हमने पढ़ा कि किस तरीके से लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। अगर पॉलिश्ड सरफेस होगी तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो सारा का सारा इंसिडेंट रे का हिस्सा टोटल उसी मीडियम में वापस हो जाएगा। और हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा। अब हम इसको समझते हैं स्पून। आपके घर में सबके पास स्पून है। अब स्फेरिकल मिरर्स के बेसिस को हम समझते हैं। चलिए तो उसकी टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब इसको हम बात करते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। ये स्पून का एग्जाम्पल दे रखा है, तो स्पून की दो सरफेसेस होती हैं। आपने देखा होगा स्पून इस तरीके से, ये एक स्पून हो गई, स्पून है ये। अब इस स्पून में आप देखेंगे कि स्पून में दो कर्व हो गए। पहला कर्व हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये एक तो आपका बल्ज्ड पार्ट है, BULGD, बल्ज्ड, ठीक है जी। बल्ज्ड पार्ट हो गया यानी कि उभरा हुआ।
और ये एक गड्ढे वाला पार्ट हो गया, यानी कि डिप्रेस्ड पार्ट कह सकते हैं, और ग्रूव्ड पार्ट कह सकते हैं आप, ग्रूव्ड पार्ट, ग्रूव्ड पार्ट। तो इसमें आपका, अगर हम इधर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये हो गया एक तरीके से आपका कॉनकेव, और अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये उभरी हुई सरफेस हो जाएगी कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से ये आपको बता रहे हैं। अब आप इस तरीके से सरफेस पर देखेंगे तो आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। और अगर आप इधर देखेंगे इस तरीके से तो आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, छोटी, ठीक है जी। तो उसमें उल्टी इमेज दिखाई देगी। तो इस बेसिस पर आप एक पहचान कर सकते हैं कि बेसिकली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से वर्क करते हैं। अब इस बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि सपोज कीजिए ये एक गोला है, एक ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है जी। अब इस स्फेरिकल ग्लास के हमने इस तरीके से, ये इसका सेंटर है जिसको हमने कह दिया सेंटर, और जे सेंटर को ही हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी, दैट इज नेम्ड एज सी, ठीक है जी। अब इस सी से हमने यहां पर सपोज कीजिए इसको दो पार्ट में कट कर दिया। अब ये दो पार्ट इस तरीके से हो गए आपके, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है जी। अब अगर इस पार्ट के आप अंदर वाले यानी कि ग्रूव्ड हिस्से के ऊपर पॉलिश कर देते हैं और इसके आप बल्ज्ड हिस्से पर पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए पर, तो जब ग्रूव्ड हिस्से पर पॉलिश करेंगे हम, इस तरीके से समझिए कि ये हमने एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन जो है ये आपका बेसिकली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहां दिखा दिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहां दिखा दिया। जिस पर्टिकुलर हिस्से से ये होकर गुजरेगी इस स्फीयर के हिस्से से, उसको हम कहेंगे पोल। ये P हो गया आपका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब गोलाई, इस गोलाई का ये सेंटर हो गया, यानी कि उस गोले का सेंटर जिससे ये कर्व पूरा बना हुआ है। अब इस पोल से लेकर इस कर्व तक की डिस्टेंस को आप जानते ही हैं बच्चों, हम क्या नाम देते हैं पोल तक, ये आपका हो गया आर, यानी कि आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया भैया आर आपका, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी हो गया पोल, और जो ये सीधी लाइन इससे होकर जा रही है दैट इज नेम्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। अब अगर हम पैरेलल लाइट रे इसके ऊपर गिराते हैं, इस तरीके से हम पैरेलल लाइट, और हमेशा लाइट रे को हम लेफ्ट साइड से आता हुआ मानेंगे, लाइट रे को हम हमेशा लेफ्ट साइड से आता हुआ मानेंगे। तो यहां पर दो स्थिति होंगी, बड़े ध्यान से आप इस तरीके से देखेंगे। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हमने दोनों पर डाली, ये पैरेलल रे हम दिखा रहे हैं, तो इसकी स्थिति दो तरीके से होंगी। पहली स्थिति यह होगी कि जब हम कॉनकेव, ये एक कॉनकेव मिरर है, अब इसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, दोनों में डिफरेंस हम इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पर करेंगे। कॉन्वेक्स में हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इसके अंदर मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, सिर्फ एक केस को छोड़कर जिसमें आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अब यहां पर ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिला देगी, यानी कि दैट appears to meet a point, sorry, actually
एक्चुअली मीट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको हम कहते हैं फोकस, और इसका फोकस होगा रियल फोकस। इट्स फोकस इज रियल फोकस, क्योंकि एक्चुअल बीट करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज। तो इसलिए इस कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दैट इज आल्सो नेम्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी और वो इसकी कर्वेचर पर, अनपॉलिश्ड सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो वहां से ये उसको डायरेक्ट कर देगा, एक्चुअली कन्वर्ज कर देगा फोकल पॉइंट पर, जो कि प्रेजेंट होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर, एंड दैट इज ऑलमोस्ट एट हाफ of this distance between C and P. That means this focal length is half of the radius. अगर आप ये 6 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो ये जस्ट उसके आधे पर होगा, यानी कि फोकल लेंथ हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके हाफ होती है। अब इसी तरीके से हम इधर आए तो यहां पर ये क्या करेगा, बेसिकली दैट विल, ये इसको फैला देगा, दैट विल डाइवर्ज, ये इसको फैला देगा। सी को यहां दिखाने की जगह हम बेटर ये है इधर की तरफ दिखाएं, ये इसको फैला देगा। तो ये हो गया बेसिकली, ये जिस गोले का हिस्सा है इसको यहां ना कहकर हम यहां कहें, दैट इज फार बेटर। इस तरीके से ये गोले के दो हिस्से हैं, तो सी इस तरीके से हमने अलग अलग दिखाया है एक ही गोले के हिस्से, लेकिन दिखाया इसलिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके। अब ये जहां से होकर, अब अगर इसको हम पीछे मिलाएंगे तो ये जबरदस्ती मिलाने पर हमें फोकल पॉइंट मिल रहा है, एक्चुअल नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस, बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म एग्जैक्टली, एक्चुअली फॉर्म नहीं कर रहा है ये, हम इसको पीछे जबरदस्ती बढ़ाने पर इसको हम मिलाकर दिखा रहे हैं, ये खुद ब खुद नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम, जो कॉन्वेक्स मिरर है, दैट इज नेम्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज नेम्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये फैला रहा है। इससे हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेंगी, हमेशा। और इससे आपकी वर्चुअल इरेक्ट भी बन सकती है एक केस में, अभी हम पढ़ेंगे, और बाकी केसेस में इससे हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दीज आर द स्फेरिकल मिरर्स। मैंने आपको इनकी सारी चीजें बताई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, किस तरफ आपकी पॉलिश होती है, किस तरफ पॉलिश नहीं होती है, और पोल क्या है, उनसे उनकी डिस्टेंस क्या है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, पोल से हम फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो हमने पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उसमें बल्ज्ड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई, और जो उसकी ग्रूव्ड सरफेस होती है उस पर पॉलिश होती है। जो कॉनकेव मिरर है उसके अंदर उल्टा होता है, जो ग्रूव्ड सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो बल्ज सरफेस होती है वो पॉलिश सरफेस होती है। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। सी क्या है, सी वो हिस्सा है जिसके ऊपर, जिस गोले के सेंटर से ये पूरा गोला बनाया गया, और उस गोले के हिस्से को हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बेसिस पर, जिसको किससे कंपैरिजन किया गया है, इसको कंपैरिजन किया गया है, अभी मैंने आपको बताया था किससे कंपेयर किया गया है। अभी हमने बात करी थी कि ये सेंटर ऑफ, अभी स्पून से हमने इसका कंपैरिजन देखा था, तो वो ही एक्टिविटी पर मैं आ रहा हूं। देखिए,
एक्टिविटी पर वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो देखिए यही दी हुई है आपको एक्टिविटी। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। डिड यू गेट द इमेज? इट इज स्मॉलर और लार्जर। देखिए द कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ कर्व्ड मिरर इज spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are named as spherical mirrors। और उनको हम इस स्पून की एक्टिविटी से मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम, जैसे शेविंग मिरर होता है उसमें हम देखते हैं तो आपको लार्ज इरेक्ट इमेज दिखाई देती है अपनी वर्चुअल, और जब आप उसको देखेंगे पलट कर तो उसको आपको स्मॉलर इमेज दिखाई देगी। तो इसी तरीके से ये आपको समझना है। लेकिन जब आप स्पून को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से हमने इनको, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इसकी एक साइड पर पॉलिश है और ग्रूव्ड साइड पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसकी बल्ज साइज पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और ग्रूव्ड साइड पर पॉलिश हो रही है, जो अभी हमने समझा। अब देखिए यही सेम आ गया। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज पॉइंट कॉल्ड पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी आई हैव मेंशन दैट। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere. This sphere has a center and this point of that is named as center of curvature, उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। समझ में आ रही है बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसलिए उसका पार्ट नहीं है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror lies in front of it and it lies behind the mirror, that in case of convex mirror। convex mirror में हम पीछे की तरफ दिखाते हैं और concave mirror में उसे आगे की तरफ दिखाते हैं। radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part, तो उसको हम radius कहते हैं। तो basically radius of curvature क्या हुई? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो द डिस्टेंस पीसी, अब देखिए ये यहां से ले रहे हैं इसको पीसी, तो ये पीसी डिस्टेंस क्या होगी? पीसी डिस्टेंस इज बेसिकली द आर, दिस इज द आर। ठीक है जी। अब इसके ऊपर देखिए आपको दिखा रखा है कि इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल and center of curvature of the spherical mirror that is named as principal axis। ये बेसिकली आप इसी तरीके से कह सकते हैं कि पोल वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे हम कोई भी लाइट रे पास करेंगे तो वो एक तरीके से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। और जब भी कोई भी एंगल नहीं बनेगा नॉर्मल के साथ, जब भी लाइट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है, यानी कि I इक्वल टू 0, तो देर इज नो चेंज इन पाथ, वो लाइन सीधी निकल जाएगी, वो रे सीधी निकल जाएगी। I इक्वल टू 0 तो R भी इक्वल टू 0। सो दैट्स वाई इसको मोर टेक्निकली पोल को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर हिस्सा स्फेरिकल मिरर के ऊपर जिस पर से होकर गुजरने वाली लाइट रे सीधी निकल जाती है, क्योंकि एक्चुअली वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, जिसकी वजह से दैट पासेस विदाउट डेविएटेड, वो सीधी निकल जाती है। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नेम्ड एज पोल, उसको हम पोल कह सकते हैं। ठीक है जी। तो पोल की हो गई, ये सब डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए अब ये एक बेसिकली आपको बहुत बार किया होगा आपने कि आपने एक पर्टिकुलर हिस्से पर कागज पर रख रखा है और कागज जल गया, तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन दे फॉल ऑन दिस
concave mirror, they actually converge a point, and that converge point is named as focus. तो ये उसी चीज को कह रहे हैं कि direct the light reflected by the mirror on a sheet of paper held close to the mirror, move the sheet of the paper black and forth gradually until you find पेपर जो है उसके शीट as bright sharp spot of light. Hold the mirror and paper in the same position few minutes. What do you observe? तो पेपर के अंदर से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा. इवेंचुअली इट में इवन कैचेस फायर. तो व्हाई डज इट बर्न? तो अब ये मेन मुद्दे की बात है कि द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट एज ए शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, एंड दैट शार्प ब्राइट स्पॉट इज नेम्ड एज द फोकस. क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है ये, इस पर डायरेक्टली उसने एक ही पॉइंट पर उसको मिला दिया और लगातार सारी रेज उसके ऊपर जाए जा रही हैं, कन्वर्ज हुए जा रही हैं. तो एक समय ऐसा आता है कि वहां पर लाइट एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो उस की बर्निंग स्टार्ट कर देती है और दैट विल स्टार्ट टू बर्न. हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ sunlight ignites the paper, and the distance of the image from the position of the mirror gives the appropriate value of this focal length. यानी कि जो आपका पोल है उससे उस पॉइंट की जहां पर एक्चुअली सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं, जिसको हम फोकल पॉइंट कह रहे हैं. तो फोकल पॉइंट से या फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ नाम देते हैं, जिसको एफ से यहां दिखा रखा है. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंफिनिटी से हमने गिराया है कॉनकेव मिरर पर, यहां हम गिरा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पर. तो आप देख रहे हैं इसने इसको फैला दिया और पीछे बढ़ाने पर ये आकर उसके ऊपर मिल रहा है. तो यहां पर उसको एक्चुअली डाइवर्ज करने के बाद जबरदस्ती हम मैच करके दिखा रहे हैं, उसकी इमेज फॉर्म करके दिखा रहे हैं. मतलब उसके वो पर्टिकुलर पॉइंट पर कहां बनेगा, वी ट्राई टू एम्फेसाइज दैट. लेकिन यहां पर ये एक्चुअली मीट हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज रियल फोकस एंड दिस इज नेम्ड एज वर्चुअल फोकस. तो इस तरीके से आपने दोनों के फोकल पॉइंट्स को समझा, फोकस को समझा और उनके बीच की डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ को समझा. अब देखिए जी नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल. ठीक है जी. द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन. अब ये पूरा डायमीटर जो है इसको हम कहते हैं अपर्चर. ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपर्चर. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये भी आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि व्हाट इज अपर्चर. बहुत आता है ये एमसीक्यू के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो अभी हमने डिस्कस किए सारे पॉइंट्स में आपको केवल वो ही एम्फेसाइज कर रहा हूं जो बेस्ट हैं आपके लिए, जिनकी एग्जाम में जबरदस्त वैल्यू है. सो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. तो अपर्चर हो गया. अब यहां पर mn उस डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये पूरा अपर्चर है, और जब हम इस तरीके से बात करेंगे तो ये पूरा अपर्चर है. सो दैट इज बेसिकली द अपर्चर. तो अब ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होती है. किस केस में? आपका स्फेरिकल मिरर्स के केस में. तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, और यू कैन से फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू कैन से एनीथिंग, किसी भी तरीके से इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए जी, लार्ज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो अब स्फेरिकल मिरर्स से इमेज कैसे बनती हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं. अब इमेज बनने के जो तरीके हैं उसके लिए पहले हमें लॉज को समझना होगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जी, इमेज फॉर्मेशन का पहला लॉ ये है कि इमेज फॉर्मेशन में भैया जो भी आपका, वही सेम रिफ्लेक्शन का लॉ है, नई चीज कुछ नहीं है. देखिए जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से आप दिखा रहे हैं, दैट इज ये प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. और ये हो गया जी आपका पैरेलल रे, रे पैरेलल रे ऑफ लाइट.
अब ये पैरेलल किसके, भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइट रे, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये स्ट्राइक करी, ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ये फोकस से होकर चली गई। अब जो इसका नॉर्मल डलेगा, वो नॉर्मल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिखा दिया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम वही लॉ फॉलो हुआ। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इसमें दिखा दिया है, इसमें एक सी से जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हुई, जिसको जबरदस्ती हमने पीछे बढ़ाकर मिला दिया। तो हमेशा पहला लॉ क्या हुआ, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है तो वो हमेशा किससे होकर जाएगी, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से होकर जाएगी। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट लॉ विच यू नीड टू नो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट उल्टा पहले वाले का। अब मान लीजिए कोई भी फोकस से होकर जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहां तो एक्चुअली फोकस से होकर जा रही है, यहां पर हम कहेंगे फोकस से जाती हुई अपीयर हो रही है, महसूस हो रही है। तब उस कंडीशन में भी ये डाइवर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर कन्वर्ज हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर डाइवर्ज होने वाली, यहां पर कन्वर्ज होने वाली। तो जस्ट पहले पॉइंट का ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है। वहां पर हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वो फोकस से या तो कन्वर्ज होगी कॉनकेव मिरर के केस में, और डाइवर्ज होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, और फोकस से होकर जाएगी। यहां पर अगर फोकस से होकर फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, फोकस से होते हुए, तो और डाइवर्ज हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब बच्चों जो ये मैं बात बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत बार रीजन के बेसिस पर ये आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, आपने टेंजेंट पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर आउटर पॉइंट पर, जो आउटर पॉइंट को टच करती है सर्कल के, उस आउटर पॉइंट से अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं, सो दैट इज नेम्ड एज टेंजेंट। और टेंजेंट रेडियस ऑफ सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी आप जानते हैं। तो वही चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है। अभी हम सारे परपेंडिकुलर कहां से ले रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइन जाएगी तो वो उसी रास्ते वापस हो जाएगी, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक्चुअली ये हो गई आपकी टेंजेंट, और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया क्योंकि ये रेडियस है इस स्फीयर, इस आर्क की। तो जिसकी वजह से जिस, अब ये सीधा परपेंडिकुलर पर स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल पर स्ट्राइक कर रही है, यहां पर हो गया आई इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल टू जीरो, एंड दैट फॉर्म्स द सेम पाथ, बाउंस बैक। ये पूरी तरीके से जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस चली जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर always after refraction is reflected back the same path। अब ये मुद्दे की चीज है why this is so, ये बहुत आता है, that's a very important competency based question in the form of MCQ or any other thing, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट comes back along the same path because the incident ray falls on mirror normal। और नॉर्मल क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम शेयरिंग द QR कोड, तो उस चीज को आप ध्यान रखें, आप भी इसकी वैल्यू को समझें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर तरीके से एग्जाम में आने के लिए फेवरेट है, फेवरेट जिसे कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका कि पोल पर स्ट्राइक करेगी तो सेम वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। जिस एंगल से पोल पर स्ट्राइक हुई है उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि आपका बाउंस बैक कह रहा हूं, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी सेम एंगल से। आई इक्वल टू आर दैट विल बी फॉलोड। तो बेसिकली पोल वो पॉइंट है जिसके ऊपर, भाई वैसे कहें हम तो प्रिंसिपल एक्सिस सीधी निकल रही है, तो यहां पर भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है पी पर, तो इसलिए कोई उसके पाथ में चेंज नहीं होता। और कोई भी एंगल के बेसिस पर इसमें स्ट्राइक कर रही है, तो जितने एंगल से वो स्ट्राइक कर रही है पोल पर, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम एंगल से उसी डायरेक्शन में भेज दी जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि 6 अलग अलग आपके ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर आपसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये एक इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन पक्का है बोर्ड के अंदर, जो आता ही आता है, चाहे वो मिरर पोर्शन से आए चाहे वो लेंस पोर्शन से आए, आएगा जरूर। ये कंप्लीट कंफर्म क्वेश्चन है। 2 नंबर में मिले या 3 नंबर में मिले, मिलेगा जरूर। अब आप इसके 6 केसेस अभी हम पढ़ेंगे। अब उन 6 केसेस की शुरुआत करते हैं। देखिए जी, इन नियम्स को हमने पढ़ लिया, सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब देखिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। ये 6 पॉइंट हैं, 6 डिफरेंट हैं, और ये हर हालत में इनमें से एक आपको एग्जाम में मिलेगा। बड़े अच्छे तरीके से आपको इसको अपने दिमाग में उतारना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। दूसरी देखिए जी, शुरुआत करते हैं। यहां पर है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड इमेज एट फोकस। पॉइंट साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी। तो ये इसकी सारी की सारे प्रॉपर्टीज हो गई। आपसे पूछी यही जाती है कि नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, और आपका उसकी नेचर क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। देखिए, अब ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर गई, पैरेलल गई, फोकस से होकर गई, तो इमेज कहां बन गई, फोकस पर। तो ये सबसे पहला है आपका। अब इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट ऑफ ए, इस ए डायग्राम का अपोजिट है ये ई डायग्राम। ई इज अपोजिट ऑफ ए। ए जस्ट ई का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है देखिए, अब यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है, एट फोकस। इमेज जो बन रही है वो बन रही है एट इंफिनिटी, और ये हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब आप देख सकते हैं कि फोकस पर इमेज, ये पहली लाइन स्ट्राइक करी, फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, और आप ये देख रहे हैं इमेज आपका लास्ट में बन रही है। मतलब लास्ट में क्या, इनमें ये अब हमारा होता है कहाँ, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा सर्च लाइट्स में। जो टॉर्च होती हैं या आपका हेडलाइट्स हो गई व्हीकल्स की, उसमें यही होता है। जो आपका आगे मिरर लगा हुआ है वो हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और जो बल्ब है उसके जस्ट फोकस पर लगा हुआ होता है उस मिरर के। जैसे ही ये बल्ब ऑन होगा तो वो उसको दूर तक फैला देते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये दूसरा एग्जाम्पल भैया, हम जो सोलर कुकर हैं, सोलर फर्नेसेस हैं, उनके अंदर इसको यूज करते हैं। यहां पर हम उनकी सारी लाइट रे जो धूप आ रही है उसको इस तरीके से रखते हैं हम सोलर कुकर के बिल्कुल फोकस पर, उस मेनली पॉइंट को रखते हैं जहां पर हमें कोई भी चीज पकानी है, तो स्ट्राइक करी, सीधा वो वापस रेज कन्वर्ज होती रहेंगी और पहुंचती रहेंगी कहां पर, जो बेसिकली फोकस है। तो यहां पर हो गया आपका सोलर कुकर और आपका सोलर फर्नेसेस,
ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमने अभी ए और बी को समझा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका क्यूआर कोड आपको शेयर कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें और इसकी वैल्यू को भी समझ सकें। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, यही आपके काम में आएंगे क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो उसके बेसिस पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए जी, आगे अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को कि वो किस तरीके से बन रहे हैं और डायग्राम। तो दो डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए, ए और ई भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ए भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं बी और डी। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। बी में आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट है एट बिटवीन सी एंड एफ, सॉरी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट है एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट। और जो इमेज बन रही है इसकी, दैट विल फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। ये बन रही है एफ और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। दैट इज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, और दैट इज डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बन रही है। देखिए यहाँ वर्ड यूज करेंगे पॉइंट साइज, तो आप समझ लीजिए बहुत ही छोटी है। पॉइंट साइज का मतलब दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और आप डिमिनिश्ड की बात कर रहे हैं तो छोटी इमेज के साइज से देखिए आप, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज यहाँ पर इतनी है। तो इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसको हम मैग्निफिकेशन नाम देते हैं। ठीक है जी। अब ये जस्ट बी डी जो है, दैट इज अपोजिट ऑफ, दैट इज अपोजिट ऑफ बी। ये डी जो है वो बी का बिल्कुल अपोजिट है, दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ बी। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपको कहां मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा एट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट है। और इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बियॉन्ड सी पर। तो ये इस तरीके से आपके दो अलग अलग पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगी, लार्ज बनेगी। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। तो ये हम प्रोजेक्टर्स में यूज करते हैं। वी यूज दिस इन प्रोजेक्टर। सिनेमा में आप देखते हैं, सिनेमा में यही चीज यूज की जाती है इस तरीके से, तो दैट इज यूज्ड इन सेम। और इस तरीके से हम लार्ज इमेज देख पाते हैं। अब ये स्पेशल केस है सी, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल केस सी। अभी इस पर एक सैंपल पेपर में आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, बोर्ड के सैंपल पेपर में सेम यही 2023 के पेपर में है, ये सेम प्रोजेक्टर वाला इसमें व्यू दे रखा है। और ये है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें जितनी इमेज की लंबाई है उतनी ही ऑब्जेक्ट की लंबाई है। इमेज और ऑब्जेक्ट, और पोजीशन भी दोनों की सेम है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज इज इक्वल टू सी। दोनों एक ही पोजीशन पर बन रहे हैं। तो सिंपली इसमें दो रूल इस्तेमाल होंगे। पहला, पैरेलल गया फोकस से, और दूसरी फोकस से होती हुई पैरेलल हो गई। तो ये दोनों एक ही जगह पर ऑब्जेक्ट रखा है सी पर, उसी जगह पर इमेज बन रही है सी पर। तो इसलिए ये बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको देखो नजरिए के साथ बता रहा हूं कि इसका बेसिकली आपके लिए फायदा क्या है। देखो इसका मैंने आपको बताया कि ए और डी, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको कॉन्सेप्चुअल समझना आसान हो जाएगा। बी और एफ एक, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, इनको कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल समझना। यहाँ पर इसकी सी की खासियत क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम हाइट के हैं और सेम जगह बन रहे हैं सी पर, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और खास हो जाता है। और एफ फिर बड़ा खास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला केस है जिसमें आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। ये अकेला ऐसा बेसिक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। इसमें आप इमेज आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस और पोल के बीच में कहीं भी, और एक जाएगी आपका पोल से होती हुई दिखाएंगे और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड द मिरर दे विल मीट एंड दे फॉर्म द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड दैट इज शेविंग मिरर्स। शेविंग मिरर्स जितने भी होते हैं और जितने भी आपके डेंटिस्ट होते हैं दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए जो एक वो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों केसेस के अंदर इसी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से वो एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये मैंने आपको दो चीजें, एक तीन वैल्यू एक साथ बताई। इसमें हमने डायग्राम्स के ऊपर भी फोकस किया कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और उनकी कॉन्सेप्चुअल वैल्यू क्या है कि कैसे उसको हम दिमाग में रख सकते हैं। देखिए सारी चीजें बहुत जरूरी है, साइंस रटी नहीं जा सकती। साइंस सारा खेल ही कॉन्सेप्ट का है, लॉजिक का है। जितना लॉजिक आप इंप्रूव करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में कम से कम प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन द लॉजिक। अगेन आई एम शेयरिंग द क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को बड़े ध्यान से आप समझिए, इसको प्रिजर्व रखिए और फ्यूचर यूज के लिए नोट्स बनाइए। ये वन शॉट नोट्स हैं जो केवल आप एग्जाम के टाइम पर बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपने चैप्टर का। उसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं। मेंटोर जी इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। I think this is enough time. Okay, move to the next part of this chapter. अब आगे चलते हैं भैया। अब हम बात करते हैं, देखिए कॉनकेव मिरर्स की बात करें, यूजेस की तो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट्स, इनमें आपको बता दिया था पहला वाला काम में आएगा, यानी कि आपने वो सॉरी ई पार्ट जो हमने इमेज देखी कि बल्ब को लगा दिया बिल्कुल फोकस पर। जैसे ही हेडलाइट बल्ब के थ्रू हमने ऑन की या टॉर्च ऑन की या सर्च लाइट्स ऑन की तो उनसे पैरेलल बीम बनेगा, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। दे आर ऑफन यूज्ड इन शेविंग मिरर्स, जो भी हमने एफ डायग्राम डिस्कस किया डेंटिस्ट और शेविंग मिरर्स के लिए। और इसके बाद लार्ज मिरर कंसंट्रेट, जो आपको मैंने पहला ए डायग्राम बताया था कि इमेज आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर और इमेज बन रही है फोकस पर, तो सोलर फर्नेसेस में हम उसका यूज करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल और केवल आपकी दो इमेज बनेंगी, तीसरी नहीं बन सकती इसके अंदर, क्योंकि है ही दो केस। इसमें सिंपल आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है और इससे हमेशा रियल सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी, केवल और केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और दूसरा इसका फॉर्मेट पॉसिबल नहीं है। देखिए जी, इन्फिनिटी वाला तो सेम ऐसे ही, इन्फिनिटी पे गई, उसको इसने फैला दिया, जबरदस्ती पीछे बढ़ाकर हम दिखाएंगे और ये फोकस पर मिलती हुई दिखाई देगी। दैट इज कॉमन के जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज हमेशा फोकस पर बनती है, सिंपल बात है। बस कॉनकेव के केस में वो कन्वर्ज हो रही है एक्चुअली, यहां पर ये डाइवर्ज हो रही है, जिनको हम जबरदस्ती पीछे मिलाकर दिखा रहे हैं। अब दूसरा ये है कि आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें पोल और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें आप, हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी, डिमिनिश बनेगी। यहां पर तो हाईली डिमिनिश बनती है पॉइंट साइज, यहां पर डिमिनिश बनेगी दोनों ही केस में, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसके केवल और केवल दो केसेस आपको दिमाग में रखने हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। देखिए जी, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, एक तो आपका गाड़ी के शीशे या मोटरसाइकिल पर आप साइड में शीशे देखते हैं,
दीज आर रियर व्यू और विंग मिरर्स, जिनसे आप पीछे का व्यू देख लेते हैं। तो अब पीछे जो आपके आ रहा है भैया, आप ऐसा आगे ही देख सकते हैं, एक समय पर पीछे देखेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए साइड में मिरर रखवा लगा दिए ड्राइवर को अपने पीछे दोनों साइड लेफ्ट राइट पे देखने के लिए कि वो किस तरीके से मूव करे। तो पीछे से जो भी आ रहा है उसकी एक आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिरर में दिखा दी। एक्चुअली वो जितने दूर होते हैं उससे थोड़े से क्लोजर होते हैं, इसीलिए मिरर्स में लिखा हुआ होता है, तो ये एक वाइडर व्यू देता है। इसके अलावा आपको जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पर भी आपको बड़े बड़े मिरर दिखाई देते हैं। अब हाईवेज पर तो वहां पर ये पता करने के लिए कि उधर से कौन आ रहा है, या उधर वाला ये देखने के लिए कि इधर इधर से कौन आ रहा है, तो उसका भी पूरा एक बड़ा इमेज आपको दिखा दे, मतलब कि उसकी इमेज आपको शॉर्ट में उसमें मिरर में दिख जाती है स्मॉल होकर इरेक्ट, और जिससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मॉल्स होते हैं उनके अंदर भी लगा हुआ होता है। तो क्योंकि पूरे के पूरे एक मॉल के बहुत सारे एक बड़े एरिया की कवरेज एक छोटे हिस्से में देख पाता है कोई भी मैनेजर या वहां काम करने वाला। ठीक है जी। तो यहां पर अब हम ये काम इससे ही क्यों कर रहे हैं, देखिए स्पेशली दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रिफर्ड। हम ना तो प्रिफर करते हैं कॉनकेव, ना प्रिफर करते हैं हम प्लेन मिरर, बिकॉज दे गिव एन इरेक्ट थ्रू दो डिमिनिश इमेज, ऑल्सो दे हैव वाइडर व्यू। दो चीजें, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है, वाइडर व्यू मिल रहा है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर इसीलिए लार्ज एरिया सरफेस एरिया को करता है, और इसीलिए हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो वाइडर व्यू नहीं देता। इरेक्ट और वर्चुअल तो वो भी देता है, लेकिन वो वाइडर व्यू, वो सेम साइज का देगा, हमें छोटा चाहिए। तो दो फायदे हैं जो हमें कॉन्वेक्स से मिलते हैं और वो प्लेन मिरर से हमें नहीं मिलते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हो गए, यूज भी हो गया, तीन तरीके से यूज हो गया। पहला वाइडर व्यू हाईवेज पर, दूसरा हो गया मॉल्स के अंदर, और तीसरा हो गया रियर व्यू इमेज के तौर पर, रियर व्यू मिरर्स के तौर पर। तो तीन यूजेस हो गए इसके, और साथ के साथ कंपैरिजन हो गया प्लेन मिरर के साथ। प्लेन मिरर में एक्चुअल सेम साइज की इमेज हमें दिखाई देगी ऑब्जेक्ट के, जबकि हमें चाहिए इरेक्ट और छोटी। तो इरेक्ट दोनों में कॉमन है, लेकिन छोटी मिल रही है हमें कॉन्वेक्स में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वाइडर व्यू, जो कि प्लेन मिरर के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखिए सारे ये सेम क्वेश्चन है, वही जो हम डिफाइन प्रिंसिपल फोकस आप इजीली कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ डिवाइड कर दो भैया सीधा, 2 से 10 आ जाएगा आपका। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इलेक्ट इन एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। देखो जब इरेक्ट के साथ डिमिनिश दिया हुआ हो तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, लेकिन जब इरेक्ट के साथ एनलार्ज दिया हुआ हो तो भैया एक ही मिरर है और वो है कॉनकेव। व्हाई डू वी प्रिफर कॉनकेव मिरर रियर व्यू, अभी आपसे बातचीत की। तो ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये साइन कन्वेंशन आपके बहुत काम में आएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये साइन कन्वेंशन आपके बहुत काम में आएगा। तो चलते हैं इस साइन कन्वेंशन को समझते हैं, देखिए। तो आप देख रहे हैं भैया, ये इसका सी हो गया, और ये इसका एफ हो गया, ये इसका पी हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा बनाएं, ये पी, ये सी, ये एफ। ठीक है। अब इनके बाकी टर्मिनोलॉजीज को डिनोट कर देते हैं भाई। पोल से सी तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। इसी तरीके से ये हो गया आपका भैया फोकल लेंथ, और ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हैं फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए हमेशा लाइट रे जो होगी वो लेफ्ट साइड से आती भी मानी जाती है, ये अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। लेफ्ट से ही लाइट रे को आते हुए आपको दिखाना है। अगर आपने इसको राइट साइड से दिखा दिया तो आपका डायग्राम रॉन्ग, बिल्कुल ठीक बना रखा हो आपने, लेकिन आपने कन्वेंशन नहीं मानी, 0 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं मिलने का है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना।
अब देखिए सिंपल रूल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो भैया सीधी सी बात यह है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस वैल्यूज जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा, कोई सा भी केस हो, कॉनकेव मिरर की बात करें हम या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव। अबव प्रिंसिपल एक्सिस सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा उसमें हाइट ऑफ इमेज दैट ऑलवेज बी नेगेटिव। रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा फंडा दिमाग में रखो, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी इमेज हमेशा उल्टी ही, और रियल इन्वर्टेड हमेशा आपका नेगेटिव होगी, और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हो गई ये। दूसरा, मिरर के लेफ्ट साइड में, अब हम सारी चीजें जैसे हम बात करें इधर, हमने ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर, कोई सा भी मिरर हो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए जी, डिस्टेंस जहां भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसको पोल से जो डिस्टेंस कहेंगे उसे हम ये कहेंगे यू। तो ये हो गई आपकी यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए बियॉन्ड सी करा हमने, बिटवीन सी एंड एफ बन गई, तो ये इमेज है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है जी, उसे कहते हैं हम वी, दैट इज नेम्ड एज इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस हो गई बिटवीन पोल एंड बिटवीन पोल एंड इमेज, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए यू हमेशा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा। तो अगली बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि लेफ्ट साइड पर जितना भी रखा जाएगा, लेफ्ट साइड फ्रॉम मिरर दैट ऑलवेज बी नेगेटिव, और राइट साइड फ्रॉम मिरर दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसमें भी सिंपल रटने की जरूरत नहीं है। अब इसी वजह से यू कोई सा भी मिरर हो, चाहे हम प्लेन मिरर उसकी बात करें, कॉनकेव मिरर की, चाहे हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, 100% आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाता है। अब इस केसेस में आप कॉनकेव के केसेस में देखेंगे तो सारी 5 केसेस में मिरर इमेजेस आपकी बन रही हैं किधर, सारी मिरर इमेजेस आपकी बन रही हैं लेफ्ट साइड पर, एक केस को छोड़कर जो लास्ट वाला है जिसमें रियल एंड वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, उसमें ही केवल वी पॉजिटिव होगा। वी पॉजिटिव केवल इसमें एक केस में होगा, बाकी सब में नेगेटिव होगा। इसमें हर किसी में ही वी पॉजिटिव होगा, इसमें वी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सारी इमेज इसकी यानी कि कॉन्वेक्स की हमेशा राइट हैंड साइड पर ही बनती हैं। और फोकल लेंथ की हम बात करें तो भैया इसकी तो हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ही है, ठीक है जी। लेकिन इसकी हम बात करें तो दैट विल बी ऑन द राइट साइड, तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी। तो इसलिए रटना नहीं है, मैंने इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको बताया है, वही लॉजिक आपको अपने दिमाग में रखना है कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव। सिंपल सा फंडा है, जीवन में गलती नहीं होने की, आसानी से आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। अब बात करते हैं फिर दोबारा से उस टेक्स्ट पर चलते हैं और
यही सारी चीजें आपको यहां डिस्कस कर रखी हैं, मैंने कुछ नया नहीं बताया है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। जो मैंने आपको कहा दैट इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रूल, जो आपको सभी को फॉलो करना है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सब पोल से। ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस, वो पॉजिटिव, और जो माइनस एक्स एक्सिस होंगी वो नेगेटिव। ऐसे ही अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, सेम वही बात। अबव हो गया प्लस वाई एक्सिस, बिलो हो गया माइनस वाई एक्सिस। कोई नई चीज नहीं है, वही कार्टेशियन साइन कन्वर्जन कन्वेंशंस जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं वही सेम आपको फॉलो करनी है। अब देखिए यहां पर, देखिए ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि दैट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देख रहे हैं हाइट डाउनवर्ड्स, दैट इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हमेशा नेगेटिव होगी। डिस्टेंस मिरर से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होगी, डिस्टेंस आपका मिरर से राइट साइड पर पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन ऑफ लाइट हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट रखनी है, लेफ्ट टू राइट रखनी है। समझ में आ रही है बात? अब मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v u और f क्या है ऑलरेडी वी हैव मेंशन, तो इसके बेसिस पर 100% एक फॉर्म आपका न्यूमेरिकल बोर्ड में आता ही आता है, दैट इज 100% कंफर्म न्यूमेरिकल, 100% कंफर्म। याद देखिए दोनों चीजें हैं, अगर मिरर का डायग्राम आ गया है तो लेंस का आपका क्वेश्चन आएगा, और लेंस का मिरर आपका डायग्राम पूछ लिया गया रे डायग्राम, तो मिरर से न्यूमेरिकल आएगा। पक्के हैं दोनों, ये आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, इसको आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। रे डायग्राम पक्का है एग्जाम में, और मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पक्का है। लेंस की भी अभी बात करेंगे। अब देखिए जी मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सिंपल सी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और मैग्निफिकेशन की सिंपल चीज क्या है भैया? मैग्निफिकेशन की सिंपल चीज है ये कि मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का कंपैरिजन। हम ऑब्जेक्ट और मिरर की हाइट का कंपैरिजन, सॉरी इमेज की हाइट का कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का कंपैरिजन क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब ये सिंपल तीन तरीके से आप कह सकते हैं भाई। मैग्निफिकेशन क्या हुआ? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। अब मैग्निफिकेशन को हम दो बेसिस, तीन बेसिस पर समझा सकते हैं। कि अगर मैं कहूं हाइट ऑफ इमेज, जैसे ये है एच डैश कह दिया हमने कि एच डैश इज ग्रेटर देन एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कह दिया हमने एच, या इसको ऐसे मान लीजिए, इसको तो हमने कह दिया एच आई, आई फॉर इमेज और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज बड़ी है तो उसे हम कहते हैं एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड वर्ड यूज करते हैं। और यहां पर हमेशा, अब जब ये वैल्यू छोटी होगी तो दैट एम ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, हमेशा एम बड़ा आएगा, एक से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है सीधी सी बात है, हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है, जो हमारी वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। तो सेम इसी तरीके से दूसरा हो सकता है आपका जब दोनों बराबर हों, एम इक्वल टू 1 हो गया इस केस में। और तीसरी हो गई वैल्यू आपकी जब हमारा
एच आई इज लेस देन एच ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज हाइट जो है वो छोटी है ऑब्जेक्ट हाइट से, तो m इज लेस देन 1। तो इस तरीके से तीन वैल्यू यहाँ एनलार्ज लिखेंगे, यहाँ हम सेम साइज लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं हम। अब फिर इसको हम डायग्राम के लॉजिक के साथ भी, रे डायग्राम के साथ भी इसको करेंगे, और दूसरा मैग्निफिकेशन को हम v और u के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज का रेशो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ दैट विल बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन को आपको समझना है। दैट इज अगेन आई एम शेयरिंग दिस विद QR कोड, इसको समझिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जिसको भी अभी हम बात करेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम, लेट मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की बात करते हैं। हम क्वेश्चन क्या है, आपसे कह दिया कि भाई स्टेट द मीनिंग ऑफ, स्टेट द मीनिंग ऑफ m इक्वल टू +1 विद रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, और अभी मिरर ही पढ़ा है तो हम स्फेरिकल मिरर के बेसिस पर इसको समझते हैं। ये आपकी बुक में भी एक है। तो पॉजिटिव का मतलब तो होगा, जब भी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, और m इक्वल टू 1, अभी मैंने आपको बताया था m इज लेस देन 1 और m इज ग्रेटर देन 1, सब मैंने आपको बताया है, तो वही चीज आपको यहां पर करनी है। सेम साइज, यानी कि एच आई इक्वल टू एच ओ के, इसमें पूछे तो आपका हो गया एच आई, अब ये लेस देन 1 है तो मतलब इसमें आपका एच आई छोटा हो गया एच ओ से, ऑब्जेक्ट बड़ा है इसमें, और ये हो गया आपका तीसरा केस हो गया जहां पर एच आई बड़ा है एच ओ से। तो इस तरीके से आपको इसका मतलब बताना है, और नेगेटिव आए तो उसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपको दे दिया m इक्वल टू -12, व्हाट डज इट मीन? तो सिंपल सी आप बात ये कहेंगे कि माइनस का मतलब तो यहां पर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, के रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और हाफ का मतलब ये हो गया कि इमेज हाइट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, के ऑब्जेक्ट जितना आपने लिया है 2 सेंटीमीटर का लिया है तो इमेज 1 सेंटीमीटर की बनेगी, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है तो इमेज 2 सेंटीमीटर की बनेगी। इसी तरीके से आपसे कह दिया m इक्वल टू -3/4, व्हाट डज इट मीन? तो सिंपल सी बात है भैया, आप बता देंगे कि माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और 3/4 का मतलब यह है कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 3/4 है। तो ये बड़ा कॉमन चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम रिलेट करते हैं बच्चों, चलिए मैं इसे भी QR कोड के साथ शेयर कर देता हूं आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बड़े काम की चीज रहेगी, क्योंकि यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यही इसी तरीके की चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं, जो अलग हटके बनाती हैं। ना ये सैंपल पेपर्स में है, ना ये आपको बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है। बस यही चीजों पर हमें ध्यान रखना है कि लॉजिकल वैल्यू क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि यही एप्लीकेशन एग्जाम में आपके काम में आएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम इन डायग्राम्स के साथ इसको रिलेट करते हैं कि जो हमने डायग्राम पढ़े हैं, इमेज डायग्राम। देखिए जी, इमेज डायग्राम के साथ किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, एक एक डायग्राम पर इसको फोकस करते हुए मैं आपको समझाता हूं, जो आप अच्छे तरीके से इसको महसूस कर पाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, यहां पर आप देखेंगे पॉइंट साइज की इमेज बनी है और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए तो आ गया नेगेटिव,
एम नेगेटिव होगा यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। और भैया ये यहां पर दूसरी चीज होगी दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि इमेज साइज इज हाईली रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब इस बेसिस पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये कंडीशन आपको दी हुई है, रे डायग्राम बनाइए मिरर में, कॉन्वेक्स कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, तो दोनों में बन सकता है। ठीक है जी। इसी तरीके से अब इधर आ जाइए, अगेन एम नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसके अंदर भी। और दूसरा भैया इसके अंदर आप देख रहे हैं अगेन ऑब्जेक्ट इमेज हाइट इज smaller than object height, so that is also m is less than 1 and negative। ठीक है जी। तो इसमें इस कंडीशन पर आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों मैच करेंगे क्योंकि दोनों ही इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, अगेन यहां पर m नेगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड अगेन अभी मैंने आपको बताया तो वही सेम, नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड और पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखनी है। समझ में आ रही है जी बात? अब यहाँ पर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, अब सेम साइज है तो इसलिए m इक्वल टू 1। तो आप दो तरीके से m की वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं लॉजिकली, एक तो प्लस माइनस का मतलब और दूसरा उसका न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब। अब इसी तरीके से यहां आप देखेंगे तो अगेन m इज नेगेटिव, m इज लेस देन 1, अगेन आप देख रहे हैं सॉरी ग्रेटर देन 1। अब यहां पर देखिए m इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। तो यहां पर अब आप देख रहे हैं दो कंडीशन मैच कर रही हैं, एक ये डिफरेंट हो गई, एक चारों मैच कर रही हैं रियल एंड इन्वर्टेड के बेसिस पर, क्योंकि सभी में नेगेटिव आएगा m की वैल्यू, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो अलग अलग है। अब लास्ट वाले में आप देखें तो यहां पर m अगेन नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, लेकिन m इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि हाईली एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म। तो ये दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं यहां पर एक दूसरे से, लेकिन डायग्राम की स्थिति अलग अलग है। यहां पर आपकी अकेली ऐसी इसके लिए वैल्यू है जिसमें m को आप पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है एंड m इज ग्रेटर देन 1। तो अब इस तरीके से ये डायग्राम्स को आपको मैग्निफिकेशन के साथ भी मैच करना है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द सोर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि किसी भी जगह नहीं मिलने का है ये आपको, ये केवल मेंटोर जी पर मिलेगा आपको, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से हम आपके अंदर की बात को जानते हैं, आपके दिल की बात को जानते हैं और उस दिल की बात को आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मेंटोर जी का फायदा और यही वीजे का आपसे वादा है कि हर सब्जेक्ट का, साइंस का डीजे ऐसा बजाएंगे हम कि हर चीज आपको बड़ी आसान लगेगी, आप उसको पढ़ने में बड़ा इजी महसूस करेंगे। हमने इसको किस रिलेट करा, मैग्निफिकेशन के साथ भी इन डायग्राम्स को। अब डायग्राम्स को ही देखो कितने वैल्यू से आपको मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, जो वैल्यू आपने निश्चित तौर पर पहले नहीं पढ़ी होगी। ये दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जानता हूं कि हमने इसको किस बेसिस पर पढ़ा है। ठीक है, सो दैट्स एनफ टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे की बात करते हैं। अब इसी चीज को हम रिलेट करते हैं कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के डायग्राम से। अब कॉन्वेक्स के डायग्राम से रिलेट करोगे तो भैया यहां भी सेम बात आनी। भाई इसमें अंतर क्या आएगा, यहां पर इमेज बनेगी आपकी इरेक्ट, दोनों में ही। तो m इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब यहां पर पॉइंट साइज की बन रही है तो m इज लेस देन 1, और यहां पर भी डिमिनिश्ड ही बन रही है तो m इज लेस देन 1। दोनों में कंडीशन आप देखेंगे सेम है, पर डिफरेंस ये है कि यहां पर काफी छोटा है और यहां पर
डिमिनिस्ड है, यहाँ हाईली डिमिनिस्ड है, यहाँ डिमिनिस्ड है, थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ जाता है, बट एम इज पॉजिटिव ऑलवेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब न्यूमेरिकल बेसिस को हम समझते हैं बच्चों, मैं समझता हूं इसमें तो कोई अब क्यूआर कोड की शेयरिंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आप आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक एक बात को आप तक पहुंचाया है। देखिए, पहले इस न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज वेरी इजी। बड़े अच्छे अप्रोच के साथ हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है, और वो अच्छी अप्रोच क्या है देखिए। कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को देख लीजिए, मिरर अपने दिमाग में रख लीजिए। मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो भैया यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं। आपका यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है, और यहाँ पर आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बन सकती है। पहले तो ये बात आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखनी है। अब कंडीशन चलते हैं आगे। रियर व्यू, सॉरी कॉन्वेक्स की बात हो रही है, हम गलत लिख गया मैं, सॉरी बेटा। यहां पर हम एक ही चांस होगा, और वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, केवल एक ही, और कोई चांस नहीं होगा इसका। तो ये रियर व्यू मिरर के तौर पर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, तो आर दी हुई है आपको 3 मीटर, यह आर हो गई आपकी 300 सेंटीमीटर, और यह मीटर में ही रख सकते हैं। और एफ हो गया आपका 150 सेंटीमीटर, आप जानते ही हैं R/2, तो इन्होंने मीटर में ही ली हुई है। बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब ये यू हो गया, दैट विल बी द यू। तो आर हो गई प्लस, भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज भी प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड पर होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है, तो ये हो गया। अब हमें इमेज पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, नेचर निकालनी है, साइज निकालना है। तो वी हमें निकालना है एच डैश, यानी कि इमेज की हाइट। अब देखिए वही सेम 1.5 मीटर निकाल दिया। उसके बेसिस पर हमने सीधा फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखी साइन के साथ, एंड देन वी फाइंड आउट द एक्चुअल। अब ये प्लस में आ रहा है, तो रियल एंड इनवर्ट वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और इतने डिस्टेंस पर बन गया। तो साइज भी बता दी। उसके बाद आप H1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यू विल गेट द हाइट आल्सो। सो दैट्स हाउ वी कैन परपिचुएट दिस, वी कैन मैनेज, वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो अब प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, 0.23 आ रहा है, तो सीधी सी बात ये है, इमेज की हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर, अभी हमने पढ़ा था। सॉरी, इमेज की हाइट आपका इसमें नहीं है। इमेज की हाइट आप निकाल सकते हैं इसमें, तो इमेज की हाइट 1.15 मीटर आई है। तो और जो कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट तो दे रखी है 5 मीटर, तो ऑब्जेक्ट से आप देख रहे हैं कि काफी कम आई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ v और u के कंपैरिजन से निकाला गया है इसको। तो आप इजीली इसको उसके से कंपैरिजन करके आपने देखा 0.23 काफी छोटी इमेज बनी है, इसलिए आप देखेंगे स्मॉलर इन द साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, जितना भी इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है उससे 0.23 बन रही है। तो बेसिकली काफी छोटी बन रही है, तो इस चीज को बताया इन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी को भी इसी बेसिस पर करना है। ऑब्जेक्ट हाइट दे दी 4 आपको, ठीक है जी। अब प्लस में ही होगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा प्लस वाई यानी कि अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके बाद इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से ये आपको यू दे दिया -25। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। शार्प इमेज, अब ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन आपको मिले लिखा हुआ, शार्प इमेज आपको मिले लिखा हुआ, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात हो रही है, क्योंकि शार्प इमेज का मतलब है स्क्रीन पर इमेज बनना। ये बिल्कुल लॉक कर लें अपने दिमाग में, बिल्कुल लॉक जिसे कहते हैं। और इसमें सेम, तो अब आप देख रहे हैं वी आपको निकालनी है, और इसमें सेम फॉर्मूला हमने लगाया, तो आप देख रहे हैं दैट विल बी, अब आप समझ सकते हैं वी का आ गया, देखो माइनस में आ रहा है। v माइनस में आने का मतलब ही क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है।
स्क्रीन पर देखा, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो ये रियल इमेज है, माइनस में आ रही है। उसके बाद सेम आप वैल्यू रखकर हाइट ऑफ इमेज निकाल देंगे, और इस तरीके से नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। और आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो थी 4 सेंटीमीटर, ये बन रही है 6 सेंटीमीटर की, तो दैट इज एनलार्ज्ड इमेज। तो ये सब चीजें आपको साइन से समझानी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ निकालनी है, दैट इज सो सिंपल। 32 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से, और एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स द एनलार्ज्ड इमेज। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेम आपको यही टैक्टिक अप्लाई करनी है, यही वैल्यू अप्लाई करनी है। देखिए कॉनकेव मिरर रियल, रियल दे ही दिया इन्होंने, तो अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, मैं इसकी हिंट दे देता हूं आपको। करने के लिए बड़ा आसान है ये। रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब ये हो गया, और 3 टाइम्स, तो यानी कि अगर एच ओ हम एक्स लेते हैं तो एच आई कितना होगा, दैट विल बी 3x। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया इसका, आपका इन्वर्टेड है तो -3x/x, भाई इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट होता है, सो दैट विल बी x से x कैंसिल हो गया, m आ गया आपका -3। अब इस -3 से हम वैल्यू रख देंगे, भाई आपका m इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, -v/u। तो m की जगह रखा हमने -3 -v, ठीक है जी। और u भी, इसका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो -10 होगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये v आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। तो वेयर इज इमेज लोकेटेड, 30 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वन शॉट वीडियो में सिंपली क्या समझा, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के सारे पोर्शन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। रिफ्लेक्शन का होल पोर्शन वी हैव डन इन ए सिंगल वीडियो। तो दैट्स अ वेरी 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 प्रोडक्टिव फॉर यू फॉर फ्यूचर, ताकि आप इसको मल्टीपल एक्सेस कर सकें, इसको समझ सकें और इसको डील कर सकें। ये क्यूआर कोड भी बेटा मैंने शेयर कर दिया है। अब इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप समझें, इसके ऊपर मेहनत करें। अगली वन शॉट में मैं आपके लिए रिफ्रैक्शन लेकर आऊंगा। रिफ्रैक्शन का सारा आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से हम रिफ्रैक्शन पर डील करते हैं। इसमें इतना ही, आपने बड़े एक स्मॉल वीडियो में आपने पूरे के पूरे अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट हिस्से को, कम से कम ये आप मानकर चलिए 5 नंबर का मिनिमम, आपने 5 से 6 8 नंबर का आपने अपना एक्सेस कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ ली हैं, और इसी बेसिस पर अगर आप इससे लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स एक भी नहीं कट सकता। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को, एक एक वैल्यू को मैंने आप तक पहुंचाया है। तो मिलते हैं अगले वन शॉट में रिफ्रैक्शन के साथ, देखना मत भूलिएगा।